Hello everyone, welcome to the English class. I am Neeta, your English teacher, and today we are going to start a new unit and that is unit 7 और unit 7 का जो first lesson है उसका नाम है fair play. तो fair play start करने से पहले मैं एक question पूछना चाहती हूँ कि अगर कभी भी बच्चों तुम लोगों को फर्ज में और दोस्ती में अगर किसी एक चीज़ को चुनना पड़े तो तुम किसे चुनोगे? और किसे चुनोगे से ज़्यादा बेटर क्वेश्चन होगा कि किसे चुनना चाहिए, है ना? तो हमें फ़र्ज़ और दोस्ती इन दोनों में सबसे मतलब किसे ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए तो फ़र्ज़ को. दोस्ती के ऊपर आती है फ़र्ज़, है ना? हमारा जो दोस्ती है उससे ऊपर फ़र्ज़ आती है. और अगर सच्ची दोस्ती होगी, अगर हम फ़र्ज़ और दोस्ती में से फ़र्ज़ को चुनेंगे तो हो सकता है कि दोस्ती थोड़ी देर के लिए डगमगा जाए, लेकिन अगर सच्ची दोस्ती है तो वो फिर से वापस ज़रूर आएगी. और हमारा जो लेसन है फेयर प्ले, ये भी जो है ये भी दिस इज़ ऑल्सो अ स्टोरी ऑफ एन ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप एंड वर्डिक्ट. इट इज़ रिलेटेड टू ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप एंड वर्डिक्ट एंड इट इज़ अ वेरी नाइस स्टोरी रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद. तो मुंशी प्रेमचंद जो है ये उन्होंने हिंदी में लिखी थी जिसका नाम था इस स्टोरी पंच परमेश्वर, ठीक है ना, द होली पंचायत. और इन्होंने लिखी थी 1916 में. ये कब लिखा था उन्होंने? 1916 में पंच परमेश्वर लिखा था, ठीक है ना. और जो मुंशी प्रेमचंद थे इनकी स्टोरीज जब हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि इनकी स्टोरीज में एक मोरल होता है, हमेशा एक मोरल होता है, हमें कुछ ना कुछ सीख देता है. और वो हमारी सोसाइटी के भीतर की ही स्टोरी होती है. वो उसमें हमें इंडियन सोसाइटी, कल्चर, स्पेशली विलेज कल्चर जो है वो बहुत ही अच्छे से देखने को मिलता है इनकी स्टोरी में. ये जैसे जहाँ रहते थे उनका रहने का जो सोसाइटी था वो इनकी स्टोरीज में देखने को मिलती हैं, ठीक है. तो थोड़ा सा हम मुंशी प्रेमचंद के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं. धनपत राय श्रीवास्तव, नोन बाय पेन नेम प्रेमचंद. तो इनका असली नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव. और इनको क्या बोला जाता था? प्रेमचंद. इन्होंने अपना जिस नाम से वो लिखते थे स्टोरीज उसका नाम था इनका प्रेमचंद. बहुत ही अच्छे राइटर थे, ठीक है ना. इनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया बोला जाता है. इंडिया का शेक्सपियर माना जाता है इनको, क्योंकि इनकी कहानियाँ इतनी अच्छी होती हैं थी. वॉज अ रिनाउंड राइटर एंड थिंकर ऑफ मॉडर्न इंडियन लिटरेचर. और मॉडर्न इंडिया के बहुत ही बेहतरीन राइटर ये थे. He is widely regarded as one of the most famous writers of Indian literature. और बहुत ही फेमस राइटर्स है. चंद फेमस राइटर्स में इनका नाम जो है वो बहुत ही सम्मान के साथ, बहुत ही ऑनर के साथ लिया जाता है. बहुत सारे वर्क, इनकी बहुत सारी कहानियाँ बहुत फेमस हैं, जैसे कि कफन है, निर्मला है, ठीक है, गोदान है. बहुत सारी नॉवेल्स जो हैं इनकी बहुत ही फेमस हैं और बहुत लोग जो हैं उनको पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है. तो वो बहुत नोटवर्दी हैं. इनके सारे काम जो है वो काबिल तारीफ हैं, नोटवर्दी हैं. Yet a much of best work is to be found among his short stories. लेकिन इनकी जो लघु कथाएं हैं, शॉर्ट स्टोरीज जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं और वो बहुत ही ज़्यादा उसको सराहा जाता है. और ये सारी इनकी जो शॉर्ट स्टोरीज हैं वो किस में हैं? वो दे आर कलेक्टेड इन हिंदी. इसको हिंदी में एक टाइटल के अंदर कलेक्शन है इसकी, और उसका नाम क्या है? द मानसरोवर. मानसरोवर का मतलब होता है होली लेक, ठीक है. यानी होली लेक में डुबकी लगाने से क्या होते हैं? सारे पाप धुल जाते हैं. वैसे ही मानसरोवर पढ़ेंगे तो क्या होगा? हम इतने विद्वान हो जाएंगे. अगर हमने अच्छे से उसको समझ के पढ़ा तो हमारे को बहुत सारा नॉलेज जो है वो गेन होगा, ठीक है. ऐसा लगेगा कि हमने हमने तीर्थ नहाया है. इस तरीके का नॉलेज हमें गेन होगा अगर हम मानसरोवर पढ़ते हैं. तो क्योंकि उनकी जितनी भी स्टोरीज हैं दे आर ऑल विद अ मोरल. उसमें हर किसी चीज़ में कुछ ना कुछ हम सीखते हैं, ठीक है. तो इसकी 8 वॉल्यूम्स हैं, ठीक है. 8 वॉल्यूम्स में
ये पूरी की पूरी शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है और इनको उन्होंने लिखा था फ्रॉम द ईयर 1900 टू 1936, यानी कि कितने साल में, 36 सालों में ये 8 बुक्स लिखी थी इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज की। जो ये कलेक्शन है मानसरोवर, इसके 8 भाग हैं। 1900 से लेकर 1936 तक में उन्होंने लिखी थी, जिसमें से जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पंच परमेश्वर फेयर प्ले, ये उनकी 1916 की स्टोरी है। तो जैसे कि उनकी सारी कहानियां, मैंने कहा कि हर कहानी के पीछे एक मॉरल होता है, फेयर प्ले में भी है। इट ऑल्सो डील्स विद द मॉरल, दो द कैरेक्टर्स एंड द प्लॉट द ऑथर मेक्स अस रियलाइज दैट द ट्रुथ ऑलवेज ट्रिल्स। कैरेक्टर से और प्ले में, ये जो प्ले है, इससे हम क्या सीखते हैं कि सच्चाई की जीत होती है, हमेशा सच्चाई की जीत होती है। और सच्चाई जो है, ट्रुथ विल नेवर हार्म अस इन एनी वे, सच्चाई हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, ठीक है। एंड इंस्टेड इट विल हेल्प अस टू विन, वो हमें हमेशा जीत की तरफ लेके जाती है, सक्सेस की तरफ लेके जाती है। देयरफॉर ऑनेस्टी इज ऑलवेज द बेस्ट पॉलिसी, इसीलिए हमें ट्रुथफुल होना चाहिए, हमें ऑनेस्ट होना चाहिए, बिकॉज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। नाउ लेट्स रीड द स्टोरी। तो दिस इज अ स्टोरी ऑफ 2 फ्रेंड्स, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दीज 2 फ्रेंड्स? जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी। तो जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वेर गुड फ्रेंड्स, सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप। तो ये अलगू शेख और जुम्मन चौधरी और अलगू शेख जो हैं वो 2 फ्रेंड्स थे, और इनकी दोस्ती इतनी मजबूत थी दैट व्हेन ईदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज, अगर इनमें से कोई भी दूर जाता था विलेज से, द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, जो दूसरा था वो इनकी एक की फैमिली का क्या करता था, देखभाल करता था। बोथ वेयर ग्रेटली रेस्पेक्टेड इन द विलेज, और इनकी बहुत इज्जत थी विलेज में, इनकी दोस्ती का बहुत नाम था। लोग इनकी दोस्ती की दुहाई देते थे, लोग इस तरीके की इनकी दोस्ती थी, और बहुत रेस्पेक्ट करते थे, क्योंकि ये लोग बहुत ही अच्छे लोग थे और इनकी दोस्ती भी उतनी ही अच्छी थी। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। अब जुम्मन जो था, उनकी एक आंटी थी जिनकी कुछ प्रॉपर्टी थी, ठीक है। This she transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would look after her. तो जुम्मन शेख की जो ये आंटी थी, इनका आगे पीछे कोई भी नहीं था, और जुम्मन शेख ही उसका एक इकलौता रिश्तेदार था, और उनकी जो प्रॉपर्टी थी उन्होंने जुम्मन शेख को इस चीज़ के बदले दी थी कि जुम्मन शेख जो है, उन्होंने सारी प्रॉपर्टी अपनी जुम्मन के नाम कर दी थी, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि जुम्मन जो है ही विल टेक केयर ऑफ आंटी की वो देखभाल करेगा, ठीक है। द अरेंजमेंट वर्कड वेल। तो ये जो अरेंजमेंट था, ये जो अंडरस्टैंडिंग थी कि वो उसकी प्रॉपर्टी लेगा और वो उस बदले में उनकी देखभाल करेगा, ये कुछ साल तक तो बहुत अच्छे से काम किया, ठीक है। फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, कुछ सालों तक ये बहुत अच्छा काम किया। देन द सिचुएशन चेंज्ड, लेकिन फिर क्या हुआ, सिचुएशन चेंज हो गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वेयर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। जुम्मन और उसकी फैमिली, यानी कि उसकी पत्नी, ये लोग जो हैं अब इस पुरानी बूढ़ी आंटी से थक गए थे, उनकी सेवा कर करके, उनको बना के खिला के, उनकी जो फैमिली थी वो थक गई थी, ठीक है। जुम्मन became indifferent to her wife, who grudged even the little food that the old lady wanted every day. तो जुम्मन जो था वो अपनी वाइफ के साथ को बहुत अनदेखा करता था। जुम्मन की वाइफ जो थी वो आंटी को बहुत इल ट्रीट करती थी, ठीक है। वो उनको जो खाना देती थी वो खाना भी बहुत ही बुरे तरीके से देती थी और बहुत तरीके से मिसबिहेव करती थी, इल ट्रीट करती थी, लेकिन जुम्मन को ये सब नहीं दिखता था। जुम्मन इन सबको लेके बहुत इंडिफरेंट था। जुम्मन को कुछ भी अलग नजर ही नहीं आता था कि उसकी पत्नी ने जो है कुछ अलग सा बर्ताव करना शुरू कर दिया है आंटी के साथ। इस चीज को देख करके वो आंख बंद करके रहता था, ठीक है। वो बिल्कुल इन चीजों पे ध्यान नहीं दे रहा था। She swallowed those insults along with her food. और आंटी जो थी वो बर्दाश्त करती थी, अगर उनको खाना दे के और जुम्मन शेख की पत्नी उनकी थोड़ी इंसल्ट भी कर देती थी, तो
आंटी जो है वो बर्दाश्त कर लेती थी। अलॉन्ग विथ हर शी स्वैलोड दीज इंसल्ट्स। तो जैसे खाना निगल जाते हैं वैसे वो इंसल्ट को भी खाने के साथ निगल जाती थी फॉर अ फ्यू मंथ्स। कुछ महीनों तक तो वो बर्दाश्त करती रही, ठीक है। लेकिन जब उनकी पेशेंस ने जवाब दे दिया, बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट, तो पेशेंस की भी, बर्दाश्त करने की भी एक लिमिट होती है। और जब उस लिमिट ने जवाब दे दिया तो एक बार उन्होंने सोचा कि मैं जुम्मन से बात कर लूँ। क्या बात कर लूँ? कि मैं जुम्मन को बता दूं कि अब तुम्हारी पत्नी जो है जिस तरीके से मुझे ट्रीट करती है, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे तुम लोगों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, तो उन्होंने एक दिन जुम्मन से बात किया कि माई सन, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस। तो ये समझ में आ रहा है तुम लोगों के बातचीत से, तुम लोगों के व्यवहार से, मुझे ये समझ में आ रहा है कि अब मेरी ज़रूरत नहीं है इस घर में मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस। तो बोलती है कि मुझे कुछ मतलब कि मंथली अलाउंस यानी कुछ मंथली पैसे, रुपए जो हैं वो दो। मंथली अलाउंस यानी भत्ता होता है, कुछ भी महीने का कुछ पैसा मुझे दे दो, सो दैट आई कैन सेट अ सेपरेट किचन, ताकि मैं अपना खाना जो है वो अलग बना सकूं, ठीक है। तो मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी दी है, उसके बदले में तुम मुझे खाना दे रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारी वाइफ को प्रॉब्लम है मेरे लिए खाना बनाने में, तो कोई बात नहीं, मुझे कुछ पैसे दे दो मंथली, और मैं क्या करूँगी, उसी से मैं अपना खाना जो है वो अलग बना लूँगी। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट। तो जुम्मन जो है वो आंटी की बात की परवाह नहीं करता है, आंटी की इंसल्ट्स की भी परवाह नहीं करता है, और वो कहता है कि मेरी पत्नी को पता है कि कैसे घर चलाना है, तो आप शांति से रहिए, इत्मीनान से रहिए, ठीक है। सेड जुम्मन शेमलेसली, और वो ऐसा बोलता है, उसे इतनी बड़ी बात बोलने में थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है। बहुत ही शेमलेसली वो कहता है कि मेरी पत्नी जानती है कि उन्हें कैसे घर चलाना है, इसलिए आप पेशेंस रखिए। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री। अब उसकी आंटी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने डिसाइड किया कि वो विलेज पंचायत के पास अपना केस लेकर जाएगी। तो पंचायत क्या होता है, पहले के ज़माने में पंचायत जो है वही फैसला करती थी, और उनका फैसला सारा गांव जो है वो बहुत ही सम्मान देता था उस फैसले को, बहुत ही रेस्पेक्ट होती थी उस फैसले की, और हर कोई जो है वो उसको मानता था। तो और इस तरह के कोई भी छोटे मोटे घरेलू झगड़े होते थे, चाहे वो फील्ड्स के झगड़े हों, खेतों के झगड़े हों, या फिर घर के अंदर के झगड़े हों, या फिर व्यापार के झगड़े हों, वो पंचायत में ही सॉल्व होते थे। तो आंटी ने भी सोचा कि जुम्मन तो मेरी बात सुन नहीं रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे पंचों के पास जाना चाहिए, और पंचायत में अपना, वहाँ पे जब लोग इकट्ठे होंगे तो वो लोग मेरा सुनेंगे, और वो अपने हिसाब से मुझे मतलब कि फैसला करेंगे, जो भी सही होगा मैं मानूंगी। और वो अपना केस लेकर के पंचायत के पास जाने की सोचती है। फॉर मेनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू विलेजर्स। तो अब पंचायत में अपना कुछ केस लेकर जाना है, तो पहले लोगों की राय तो जान लेनी चाहिए कि लोग जो है वो क्या करेंगे, साथ देंगे कि नहीं देंगे उसका। तो आंटी जो है वो लोगों से मिलती हैं, उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बताती हैं, एक्सप्लेनिंग हर द केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट, और चाहती हैं कि वो लोग उसको सपोर्ट करें और लेकर जाए पंच के पास वो सारे मसले को। सम सिंपैथाइज्ड, तो कुछ लोगों को उनके साथ क्या थी, सहानुभूति थी। सिंपैथाइज मतलब कि सहानुभूति रखते थे। विथ हर अदर्स लाफ्ड, और कुछ लोग उन पे हंस भी रहे थे कि ये क्या तरीका हुआ, ठीक है। थोड़ी सी प्रॉपर्टी क्या दे दी कि अब उनको महंगाई भत्ता चाहिए, ठीक है, खाने का पैसा चाहिए, ठीक है। एंड अ फ्यू अदर्स एडवाइज्ड हर टू मेक इट अप विथ हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, और कुछ लोगों ने कहा कि अरे जैसे दे रहे हैं वैसे रहो ना, खा लो, क्या दिक्कत है, खाना तो मिल रहा है ना, ऐसा थोड़ी है कि तुमको छोड़ दिया है, तुमको खाना नहीं दे रहे हैं। बहुत तरह से लोग जो हैं अपने हिसाब से उसे आंटी को समझा रहे थे, और वो भी लोगों से अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो रख रही थी, ताकि उन्हें समझ में आए कि मैं क्या करूं। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम। फिर वो सबसे बात करती है, फिर वो अलगू से भी बात करती है। अलगू कौन, जुम्मन का दोस्त, ठीक है। तो अलगू चौधरी से भी वो बात करती है इस विषय में। तो वो कहता है
कि यू नो चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड। तुम्हें तो पता है चाची कि जुम्मन जो है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके अगेंस्ट कैसे जा सकती हूँ। अलगू सेड, बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। तो कहता है कि क्या तुम्हें ठीक लग रहा है ये चीज़। तो वो कहता है, अलगू जो है वो कहता है कि इज इट राइट माई सन। अलगू कहता है कि तुम्हें तो पता है चाची कि जुम्मन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मैं उसके खिलाफ कैसे कुछ भी कर सकता हूँ, आपका साथ मैं कैसे दूँ जुम्मन के खिलाफ, जुम्मन तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। तो आंटी क्या कहती हैं, आंटी कहती हैं कि देखो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें अगर कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है, कहीं पे कुछ चीज़ ठीक नहीं है, तो उससे ज़्यादा बड़ी है दोस्ती। प्लीडेड द ओल्ड लेडी, कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ। तो बोलती है कि प्लीज़ पंचायत में आओ और सच बोलो। शी सेड, अलगू डिडंट रिप्लाई। तो अलगू जो है वो कोई रिप्लाई नहीं करता है, बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग हिज ईयर्स। तो अलगू कुछ रिप्लाई तो नहीं करता है, लेकिन उसे उसके दिमाग में वो सब चलता रहता है कि हाँ जुम्मन दोस्त तो है मेरा, पर आंटी के साथ भी गलत हो रहा है, आंटी के साथ ऐसा होना नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें भी वो सोचता रहता है। ठीक है, उसके बाद पंचायत वॉज हेल्ड, पंच बैठते हैं बरगद के पेड़ के नीचे। सारे बड़े लोग जो हैं, बड़े बुजुर्ग, वो क्या करेंगे, वो बैठेंगे। वैसे ही पंचायत होती थी पहले गांव में, तो उसी तरीके से सारे पंच जो हैं, तुम लोगों ने टीवी में भी देखा होगा, सारे पंच लोग जो हैं और सारे गांव के लोग, बिरादरी के लोग, वहाँ पे वो लोग एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठते हैं। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बैनियन ट्री। तो एक पीपल, बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत जो है चबूतरा बना हुआ था, और वहाँ पे पंचायत जो है वो लगी, पंचायत की बैठक लगी। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, जुम्मन जो है वो खड़ा होता है और वो क्या कहता है कि द वॉइस ऑफ पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। पंचों की आवाज़ जो है वो पंच की आवाज़ नहीं होती है, भगवान की आवाज़ होती है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच। तो आंटी को ही क्या करना चाहिए, हेड पंच नॉमिनेट करना चाहिए। वो जो फैसला सुनाएगा उसको वो आंटी नॉमिनेट करे कि कौन फैसला लेगा, कौन फैसला सुनाएगा। हेड पंच जो है वो फैसला सुनाता है, तो वो कौन होगा, आंटी ही उसका नाम बताएं। आई विल अबाइड बाई हर डिसीजन। और वो जिसका भी नाम लेंगी और वो जो भी फैसला सुनाएगा उसको मैं मान लूंगा। ठीक है। द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी। तो पंच जो हैं वो ना दोस्ती जानते हैं और ना ही दुश्मनी जानते हैं। What do you say to अलगू चौधरी? The old lady announced. तो जो आंटी थी वो जानती थी कि अलगू और जुम्मन फ्रेंड हैं, लेकिन वो कहती है कि पंच जो है ना दोस्ती जानते हैं ना दुश्मनी जानते हैं। अगर पंच हैं वो फैसला करने वाले हैं, वो कोई एक वर्डिक्ट देने वाले हैं, तो वो कभी भी दोस्त के अगेंस्ट में या दोस्त के फॉर में या फिर दुश्मन के अगेंस्ट में वो वर्डिक्ट नहीं देंगे, बल्कि जो सही है उसके अकॉर्डिंग वो वर्डिक्ट सुनाएंगे। तो पंच जो है वो दोस्त और दुश्मन नहीं पहचानता है। वो व्हाट डू यू से अलगू चौधरी? तो अलगू चौधरी कैसा रहेगा मेरा हेड पंच? तो द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड, फाइन, रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। तो जुम्मन बोलता है कि बहुत अच्छा, और अंदर ही अंदर जुम्मन बहुत खुश भी होता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि अरे वाह, अलगू चौधरी को चुना आंटी ने, अलगू चौधरी तो मेरे खिलाफ कभी भी नहीं जाएगा क्योंकि वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, तो वो दिखाता नहीं है, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत खुश है कि चलो ये फैसला तो मेरे ही तरफ का होगा। क्यों? क्योंकि जो हेड पंच है वो तो अलगू चौधरी है, मेरा बेस्ट फ्रेंड। ठीक है। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन। अब अलगू जो है वो बेचारा दुविधा में है, ठीक है ना। तो वो बोलता है कि चाची आपको पता है कि जुम्मन तो मेरा दोस्त है। सेड अलगू, आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट। तो आंट बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि जुम्मन तुम्हारा दोस्त है, बट मुझे ये भी पता है, आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, कि तुम अपनी अंतरात्मा को
कि हत्या नहीं करोगे, यू विल नॉट किल योर कॉन्शियस, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं दबाओगे। किस लिए? तो दोस्ती के लिए। तुम गलत फैसला नहीं लोगे, दोस्ती के लिए तुम गलत फैसला नहीं लोगे। अगर मैं गलत हूँ तो तुम मुझे गलत बोलोगे, और अगर जुम्मन सही है तो तुम उसे सही बोलोगे। लेकिन ये नहीं कि हाँ क्योंकि जुम्मन दोस्त है तुम उसे गलत है तो भी सही बोलोगे, ऐसा नहीं करोगे। क्योंकि जो कॉन्शियस होता है किसी का भी, ठीक है ना, जो फर्ज होता है वह दोस्ती से परे होता है, दोस्ती के ऊपर आता है। ठीक है, गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच। गॉड जो है वो पंचों के दिल में बसते हैं। ठीक है, गॉड जो है वो पंच के दिल में बसते हैं एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड, और उसकी जो आवाज़ होती है वो गॉड की आवाज़ होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस, और फिर ओल्ड लेडी ने अपना सारा केस जो है वो सुनाया। जुम्मन सेड अलगू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू। तो उसने सारा केस जो है वो सुना, और फिर वो कहता है कि जुम्मन तुम्हारी आंटी जो है वो मेरी बहुत अच्छी कि जुम्मन मैं और तुम बहुत अच्छे दोस्त हैं, और तुम्हारी जो आंटी है वो मुझे भी उतनी ही प्यारी है जितनी कि तुम। ठीक है, नाउ आई एम पंच। ठीक है, और मैं अभी पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, इसीलिए तुम मेरे दोस्त नहीं हो और आंटी आंटी नहीं है, तुम दोनों मेरे लिए क्या हो? बराबर हो। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो बताता है सबको। What you have to say in your defense, तुम्हें अपने डिफेंस में क्या कहना है? आंटी ने तो अपनी बात रख दी, जो भी बात थी आंटी की, अब तुम क्या कहना चाहते हो तुम भी बोलो। तो वो कहता है कि 3 years ago began जुम्मन, 3 साल पहले माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, मेरी आंटी ने मुझे अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र करी थी। एंड आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उनकी सपोर्ट करूँगा जब तक वो हैं। आई हैव डन ऑल आई कुड, और मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वेरल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, लेकिन झगड़े तो हर घर में होते हैं, और वैसे ही मेरी वाइफ और आंटी के बीच में भी कुछ झगड़े जो हैं घर में हुए हैं। बट आई कांट स्टॉप इट, और ये घरेलू झगड़े जो औरतों के झगड़े होते हैं घर के, इन्हें मैं रोक नहीं सकता हूँ, क्योंकि दोनों को ही खुद वो उन्हें लगता है कि वो सही है, उन्हें लगता है कि वो सही है, तो ये तो झगड़े हैं जिन्हें मैं रोक नहीं सकता हूँ। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस, अब आंट कहती हैं कि उनको एक मंथली अलाउंस दो उनके लिए, और ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। इतना ही मुझे बोलना है कि उनकी जो प्रॉपर्टी है उससे इतना नहीं निकल पाता है जिसकी वजह से मैं उनको कुछ मंथली अलाउंस दे पाऊँ। ठीक है, तो मैं ये नहीं कर सकता हूँ, बस मुझे इतना ही कहना है। फिर जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड, जुम्मन को क्रॉस एग्जामिन किया गया, एंड देन बाय अलगू एंड अदर्स, देन अलगू अनाउंस्ड, उसके बाद अब अलगू को फैसला सुनाना था, वर्डिक्ट देना था। तो उसने कहा कि वी हैव गॉन इनटू द मैटर, तो अलगू ने क्या फैसला सुनाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये फैसला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अलगू अनाउंस्ड, अलगू ने अनाउंस किया कि वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली, हमने पूरे मैटर को बहुत अच्छे से देखा है। इन आवर ओपिनियन, और हमारे ओपिनियन में जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस, जुम्मन को क्या करना चाहिए, अपनी आंटी को एक मंथली अलाउंस। जब घर में झगड़े हो रहे हैं तो उन झगड़ों से बचने के लिए अच्छा है कि दोनों अपना सेपरेटली किचन कर ले, अपने किचन सेपरेट कर ले, और इसके लिए ज़रूरी है कि आंटी को एक मंथली अलाउंस मिले, और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, या फिर उसकी प्रॉपर्टी जो है वो उन्हें वापस कर दे। उसके बाद वो कैसे मैनेज करेगी वो अपना समझेंगी। तो बहुत ही अच्छा फैसला था, है ना, कि या तो मंथली अलाउंस दे दे, या फिर झगड़ा होता है और अगर आप स्टॉप नहीं कर सकते हो तो इसका मतलब ये नहीं ना कि वो झगड़ा होता ही रहे, उसको रोकने चाहिए। तो रोकने का यही एक तरीका है कि या तो आप मंथली अलाउंस दो आंटी को, या फिर आंटी की प्रॉपर्टी जो है वो वापस कर दो, और यही अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन को बहुत दुख हुआ, क्योंकि जुम्मन जो है अलगू का फ्रेंड था, और जुम्मन को लगता था कि अलगू उसके
अगेंस्ट कभी भी कोई भी वर्डिक्ट नहीं सुनाएगा, लेकिन जब वर्डिक्ट उसके अगेंस्ट आया और वो भी उसके बेस्ट फ्रेंड की तरफ से, तो उसे लगा कि जुम्मन जो है, अलगू जो है, उसने सही नहीं किया है, उसने पूरे गांव के सामने उसका मजाक बना के रख दिया है। उसे इस तरह की फीलिंग्स जो हैं वो आई और उसे बहुत दुख हुआ इस बात का। नाउ द टू फ्रेंड्स वेयर सेल्डम सीन टुगेदर, और इसीलिए अब ये जो दोनों दोस्त थे वो अब बहुत कम एक दूसरे के साथ दिखते थे। पहले जैसी दोस्ती नहीं रही, पहले बहुत गहरी दोस्ती थी और अब क्या हुआ, अब दिखाने में तो दोस्ती है लेकिन अंदर से जुम्मन के मन में बहुत सारा गुस्सा है अलगू के लिए, तो वो गुस्सा वो दिखा भी नहीं सकता है और इसीलिए वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे से खुल के बात नहीं करते हैं। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन, जो बॉन्ड थी फ्रेंडशिप की वो क्या होती है, वो टूट जाती है। ठीक है, इनफैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज। अब इनफैक्ट क्या होता है कि जुम्मन को लगता है कि अलगू उसका दुश्मन है और कैसे वो अलगू से बदला ले, कौन सा मौका मिले जुम्मन को कि अलगू से बदला ले। और अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट में, और सेकंड पार्ट में देखते हैं कि क्या अलगू जुम्मन को उससे बदला लेने का मौका मिलता है कि नहीं मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और सेकंड पार्ट जो है स्टोरी की, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, और फिर हम देखेंगे कि आखिर क्या होता है, जुम्मन को उस अपने फ्रेंड से बदला लेने को मिलता है कि नहीं मिलता है, और क्या होता है ये हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी गुड।